नमस्कार, प्रणाम। आप सभी को पावन ज्येष्ठ मास के द्वितीय बड़े मंगल पर ढेर सारी शुभकामनाएं। बजरंगबली का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। और हम लोग बात करते आए हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के LLB 3 ईयर्स कोर्स में, LLB 5 ईयर्स कोर्स में आपके सेमेस्टर एग्जाम्स को लेकर के। LLB 3 ईयर्स कोर्स में कुछ पेपर्स खत्म हो चुके हैं, कुछ लोगों के सेमेस्टर एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं। 5 ईयर में भी लास्ट सेमेस्टर के 10 सेमेस्टर खत्म हो चुके हैं। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं फर्स्ट ईयर में सेकेंड सेमेस्टर का जो पेपर है, पेपर कोड LB205 है, पेपर 5 है, सोशियोलॉजी 2 है। तो सोशियोलॉजी 2 का जो पुराना पेपर है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, और इसी के साथ में सोशियोलॉजी 2 का जो इस सत्र में 2025 में आपका जो पेपर आने वाला है उसके जो संभावित सवाल है उसकी भी डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। 4 यूनिट का आपका सिलेबस है। पहली यूनिट है डेवलपमेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज का विकास। डेवलपमेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी में वैदिक सभ्यता से लेकर के, वेदों के समय से लेकर के पोस्ट वैदिक सोसाइटी तक का आपको अध्ययन करना होता है, उसके विकास का अध्ययन करना होता है, कालानुक्रम का, डेवलपमेंट का। दूसरी चीज़ है इंडियन ट्रेडिशनल ऑर्डर, जिसमें आपको आश्रम पढ़ने होते हैं, वर्ण सिस्टम पढ़ना होता है, संस्कारों के विषय पढ़ने होते हैं, वर्ण व्यवस्था जिसे हम कहते हैं, और संस्कार आप समझते ही हैं, 16 संस्कार वाला। इंडियन कल्चरल वैल्यूज़ एंड देयर इम्पोर्टेंस, भारत की जो सांस्कृतिक वैल्यूज़ हैं वो क्या है और उनकी उनकी क्या महत्ता है, उनकी क्या आवश्यकता है, उनकी क्या, वो कैसे महत्वपूर्ण है। दूसरी यूनिट है कॉम्पोजिशन ऑफ इंडियन सोसाइटी करके, और इस कॉम्पोजिशन ऑफ इंडियन सोसाइटी में आपको तुलना करनी होती है रूरल सोसाइटी की अर्बन सोसाइटी के साथ में। रूरल सोसाइटी का मतलब होता है ग्रामीण समाज, अर्बन सोसाइटी का मतलब होता है शहरी समाज। दोनों में क्या अंतर है। मीनिंग एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, रूरल अर्बन लिंकेज सवाल आपको यहीं से मिलता है। जियोग्राफिकल डिटर्मिनेशन का मतलब क्या समझते हैं आप। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, ये दोनों से आपको एक सवाल मिलता है। एंड इट्स ट्रेडिशनल बेसिस, इसका आधार क्या है, बेसिस मतलब इसका मुख्य आधार क्या है। जॉइंट फैमिली का मतलब आप क्या समझते हैं। अगले सेमेस्टर में जब आप 4th सेमेस्टर पहुंचेंगे, फैमिली लॉ पढ़ रहे होंगे, तो वहाँ पर आपको कोपार्सनरी और जॉइंट हिंदू फैमिली के बारे में पढ़ना होता है। तो यहाँ से पढ़े रहेंगे, थोड़ा सा आपको अंदाजा लगा रहेगा। तो जॉइंट फैमिली का मीनिंग क्या है, जॉइंट फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसके मेरिट गुण और डिमेरिट अवगुण क्या है। कास्ट का मतलब क्या है, जाति से आप क्या समझते हैं, जाति का मीनिंग, जाति का कैरेक्टरिस्टिक, मेरिट, डिमेरिट एंड रिसेंट चेंजेस इन द कास्ट सिस्टम, जो जाति व्यवस्था है उसमें जो हालिया बदलाव आए हैं, जो अभी ताजे बदलाव हैं वो क्या हैं, किस प्रकार से। कास्ट एंड क्लास इन इंडिया, जाति और वर्ग, भारत में जाति और वर्ग की क्या संकल्पना है, क्या व्यवस्था है, वो है। तीसरी यूनिट में है कि भारत की सोसाइटी में, भारतीय समाज में, भारतीय ताने बाने में कुछ ऐसे वर्ग हैं जिनको दुर्बल वर्ग, निर्बल वर्ग समझा जाता है। कौन कौन से हैं। पहला शेड्यूल्ड कास्ट है, दूसरा माइनॉरिटीज अल्पसंख्यक है, तीसरा ट्राइब्स है, जनजाति हैं। इन सबका आपको मीनिंग पढ़ना होता है, फीचर्स पढ़ने होते हैं और उनकी प्रॉब्लम्स पढ़नी होती है। उनकी प्रॉब्लम्स और क्लासिफिकेशन को लेकर के आपको एक सवाल भी मिलता है। अदर बैकवर्ड क्लास का भी आपको अध्ययन करना है, जिसको हम लोग बोलते हैं अन्य पिछड़ा वर्ग। चौथा जो यूनिट है वो ट्रेंड्स ऑफ सोशल चेंज इन इंडिया, भारतवर्ष में जो एक कहें कि सामाजिक परिवर्तन की जो बयार बही है उसके अंतर्गत जो एक शिफ्ट आया है ट्रेडिशनल होने से मॉडर्निटी की ओर, मतलब कि कहें कि पारंपरिक होने से जो अब हम लोग आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं, आधुनिकतावाद जिसको बोलते हैं। दूसरी चीज़ है प्रोसेस ऑफ वेस्टर्नाइजेशन, पाश्चात्यकरण का मतलब क्या है, मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण का क्या मतलब है, ग्लोबलाइजेशन, भौगोलिक वैश्वीकरण का क्या मतलब है, संस्कृताइजेशन, संस्कृतिकरण का क्या मतलब है, लिबरलाइजेशन का क्या मतलब है। और जो चौथी यूनिट का लास्ट टॉपिक है जहाँ से आपको एक बड़ा सवाल मिलता है, नेशनल बिल्डिंग और वीमेन एम्पावरमेंट से आप क्या समझते हैं। नेशनल बिल्डिंग से आप क्या समझते हैं, राष्ट्र के निर्माण से, और इसमें वीमेन एम्पावरमेंट से आप क्या समझते हैं। सवालों की बात हम लोग जैसे कर रहे हैं कि सवाल कहाँ से आते हैं, तो देखिए चारों यूनिट की जो मुख्य 4-5 टॉपिक्स हैं मैं उसको बता दूं। सबसे पहले तो जो डेवलपमेंट है इंडियन सोसाइटी का, वैदिक से पोस्ट वैदिक वाला, वहाँ से आपको एक सवाल मिलता है, किसी भी तरीके से आपको सवाल मिलता है। जो ट्रेडिशनल ऑर्डर है जिसमें आपको आश्रम पढ़ना होता है, वर्ण पढ़ना होता है, संस्कार पढ़ना होता है, उसमें से आपको एक बड़ा सवाल मिलता है। उसके बाद जो ये कंपोजिशन ऑफ इंडियन सोसाइटी के अंतर्गत रूरल अर्बन लिंकेज वाली बात है, वहाँ से आपको एक सवाल मिल जाता है। कास्ट से सवाल मिलता है, जॉइंट फैमिली से सवाल मिल जाता है। माइनॉरिटीज़ को, शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब्स को क्या समस्याएं हैं, वहाँ से आपको एक सवाल मिलता है। और ये वेस्टर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, संस्कृताइजेशन, लिबरलाइजेशन वाली जो बात है, यहाँ से इस लाइन से आपको 1 से 2 टर्म उठा करके आपको एक सवाल बड़ा मिलता है। वीमेन एम्पावरमेंट से आपको एक बड़ा सवाल मिलता है। हम लोग अगर बात कर ले पिछले वर्ष के पेपर की,
तो सवाल पहला पूछा गया था, डिफाइन मॉडर्निटी, आधुनिकता को परिभाषित कीजिए। आर ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी अपोज टू ईच अदर, डिस्क्राइब, क्या परंपरा और आधुनिकता एक दूसरे के विरोधी हैं, समझाइए। दूसरा सवाल पूछा गया था, इंडियन विलेजेस आर द बेसिक सिविलाइजेशन सिंबल्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। कहा जाता है कि भारत जो है गांव में बसता है, भारत की आबादी बहुत बड़ा हिस्सा गांव में है, तो तमाम सारी चीज़ों का, तमाम सारी नीतियों का निर्धारण वहीं से होता है और होना भी चाहिए, काफ़ी बड़े पैमाने पर होना चाहिए। इंडियन विलेजेस आर द बेसिक सिविलाइजेशन सिंबल्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, सपोर्ट दिस स्टेटमेंट विद योर रिव्यूज़। भारतीय गांव भारतीय समाज के मूल सभ्यतागत प्रतीक हैं। मीन्स यदि आपको भारतीय सभ्यता पर शोध करना है, भारतीय सभ्यता के विषय में जानना है, विशेष रूप से जानना है, तो गांव की ओर जाना पड़ेगा। तो क्या भारतीय गांव भारतीय समाज के मूल सभ्यतागत प्रतीक हैं? इस कथन को अपने विचारों द्वारा स्थापित कीजिए, सवाल आपसे पूछा गया था। फिर ज्वाइंट फैमिली का सवाल आया था कि इन इंडिया ज्वाइंट फैमिली इज सीन एज ए कल्चरल इकोनॉमिक हेरिटेज। भारत में संयुक्त परिवार को सांस्कृतिक आर्थिक धरोहर के रूप में देखा जाता है। धरोहर का मतलब ये भी होता है कि जो चीज़ अब धीरे धीरे विलुप्त हो रही है, ज्वाइंट फैमिली भी धीरे धीरे विलुप्त हो रही है, फ्लैट और अपार्टमेंट का कल्चर तेजी से बढ़ रहा है। तो क्या भारत में संयुक्त परिवार को सांस्कृतिक आर्थिक धरोहर के रूप में देखा जाना चाहिए, देखा जाता है? इसी कारण भारतीय समाज में संयुक्त परिवार का स्थान सर्वोपरि है। फॉर दिस रीजन द प्लेस ऑफ ज्वाइंट फैमिली इज पैरामाउंट इन इंडियन सोसाइटी, एक्सप्लेन इट। इसको एक्सप्लेन करना था। फिर सवाल था संस्कृताइजेशन का, जैसा हम लोगों ने कहा कि संस्कृताइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन से वहाँ से आपको एक सवाल मिलता है। तो सवाल था, क्रिटिकली एग्जामिन द कॉन्सेप्ट ऑफ संस्कृताइजेशन इन द प्रेजेंट परस्पेक्टिव। संस्कृतिकरण की अवधारणा का वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। मतलब आपको क्रिटिकली एग्जामिन करना था पन्ने भरने के लिए, मतलब कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा लिखने के लिए कहा गया था। पांचवा सवाल था कास्ट को लेकर के, व्हाइल डिफाइनिंग कास्ट क्रिटिकली एग्जामिन द रेलिवेंस ऑफ द कास्ट सिस्टम एट प्रेजेंट। जाति को परिभाषित करते हुए वर्तमान में जाति व्यवस्था की प्रासंगिकता का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। आपको आलोचनात्मक परीक्षण करना था जो वर्तमान समाज हमारा है और इसमें जो जाति व्यवस्था है, इसमें चीज़ों को कैसे देखा जा रहा है, क्या उसमें विकास हो रहा है, वो देखा जाना था। छठा सवाल था महिलाओं के विकास के लिए। सवाल क्या था कि द अबंडेंस ऑफ अपॉर्चुनिटीज इंश्योर्स एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर वीमेन इन इंडियाज डेवलपमेंट, डिस्कस। अवसरों की बहुलता भारत के विकास में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका सुनिश्चित करती है, चर्चा कीजिए। सातवां सवाल था, इवन इन द 21st सेंचुरी द इंडियन ट्राइबल सोसाइटी, ट्राइब से आपको सवाल मिला है, इट इज स्ट्रगलिंग टू एस्टैब्लिश इट्स आइडेंटिटी। सवाल सब आपको इसी प्रकार के मिलेंगे इस बार भी, बस सवाल पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग हो जाएगा। मीन्स आपको डेवलपमेंट, महिलाओं के विकास से सवाल मिलना ही मिलना है, आपको ट्राइब से सवाल मिलना ही मिलना है, आपको ट्राइब्स और ओबीसी और एससीज और माइनॉरिटीज़ के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट क्या काम कर रही है, आपकी स्टेट गवर्नमेंट क्या काम कर रही है, इस प्रकार का सवाल मिलना ही मिलना है। बस थोड़ा सा कहें कि उसका जो पूछने का तरीका है वो थोड़ा बदल दिया जाता है, टॉपिक सही रहते हैं। तो ट्राइब्स वाला सवाल हम लोग चर्चा कर रहे थे, ट्राइब्स वाले सवाल की कि इवन इन द 21st सेंचुरी द इंडियन ट्राइबल सोसाइटी इज स्ट्रगलिंग टू एस्टैब्लिश इट्स आइडेंटिटी, एक्सप्लेन। जो अभी 21वीं सदी है, इस 21वीं सदी में भी, 21वीं सदी कहने का मतलब कि जो आधुनिक भारत है, 21वीं सदी में भी भारतीय जनजाति समाज अपनी पहचान स्थापित करने के लिए संघर्षरत है, समझाइए किस प्रकार से संघर्षरत है। आठवां सवाल था कि प्रेजेंट द मेजर स्कीम्स ऑफ द, ये सवाल वही वाला है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है। अतिरिक्त पिछड़े वर्ग मीन्स ओबीसी क्लासेस के लिए सवाल है कि प्रेजेंट द मेजर स्कीम्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस। अतिरिक्त पिछड़े वर्ग की समस्याओं के निराकरण हेतु केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं को समझाइए, प्रस्तुत कीजिए, बताइए, जो खास तौर पर ओबीसी क्लासेस के लिए हैं। तो आप पढ़ करके जरूर आइएगा ऐसी योजनाएं जो ओबीसी क्लासेस के लिए हैं, जो एससीज के लिए हैं, जो माइनॉरिटीज़ के लिए हैं, वो क्या है विशेष रूप से पढ़ लीजिए। महिलाओं के लिए भी क्या है पढ़ लीजिएगा, 2-4 योजनाएं आप देख लीजिएगा। 9वां सवाल आश्रम व्यवस्था से था। द वर्ण आश्रम सिस्टम ऑफ द वैदिक पीरियड वॉज अ साइंटिफिक सिस्टम ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। 2 टॉपिक को साथ में जोड़ दिया गया, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को वैदिक पीरियड वाले वर्णाश्रम सिस्टम के साथ में। सवाल क्या पूछा गया कि वैदिक कालीन वर्णाश्रम व्यवस्था सामाजिक स्तरीकरण की एक वैज्ञानिक व्यवस्था थी, इसकी समीक्षा कीजिए। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन आपको अलग मिलता है सिलेबस में, वर्णाश्रम सिस्टम जो है आश्रम सिस्टम आपको अलग मिलता है, लेकिन दोनों को एक साथ में जोड़ करके आपसे सवाल पूछा गया है। 10वां सवाल था कि डिफाइन इंडियन कल्चरल वैल्यूज लाइन से सवाल है, एंड एस्टैब्लिश देयर इंपॉर्टेंस इन द सोशलाइजेशन ऑफ एन इंडिविजुअल।
भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों को परिभाषित करते हुए व्यक्ति के सामाजिकरण में इनकी महत्व को स्थापित कीजिए। इंडियन कल्चरल वैल्यूज से और सोशलाइजेशन ऑफ एन इंडिविजुअल से आपको सवाल पूछा गया है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो सवाल जो है वो रहते यहीं से हैं, बस थोड़ा सा उनका जो पूछने का तरीका है, जो उनका कहें कि जो आपसे जो इन्फॉर्मेशन वो गैदर करना चाहते हैं अपने क्वेश्चन के माध्यम से, वो सवाल थोड़ा सा उसका फेस उसका चेंज कर देते हैं। तो एक सवाल आपको ये पोस्ट वैदिक पीरियड से लेकर के और वैदिक पीरियड का जो डेवलपमेंट रहा है वहाँ से आपको मिलता ही मिलता है, उसको आप कायदे से पढ़ लीजिएगा। जैसे मैं एक सवाल पढ़ूँ, इस प्रकार के सवाल की उम्मीद कर सकते हैं कि इन द पोस्ट वैदिक पीरियड द डिक्लाइन ऑफ सोशल वैल्यूज स्टार्टेड, जस्टिफाई द अबव स्टेटमेंट विद सुटेबल एग्जांपल्स। तो जो डेवलपमेंट हुआ है पोस्ट वैदिक काल से लेकर के पोस्ट वैदिक सोसाइटी, आपके सिलेबस का जो पहली लाइन है डेवलपमेंट फ्रॉम वैदिक टू पोस्ट वैदिक सोसाइटी, आपके लिए ज़रूरी है, वहाँ से आप सवाल पढ़ करके तैयार करके आइएगा। उसके बाद हम लोग जो आगे बढ़ें तो जो संस्कार वाली बात है, संस्कार का मतलब आप क्या समझते हैं? 16 संस्कार होते हैं, आप सभी जानते हैं, आप सभी का अन्नप्राशन संस्कार हुआ होगा और तमाम सारे संस्कार हुए होंगे अभी तक जिस उम्र में आप होंगे। तो वहाँ पे जो संस्कार वाली बात है, संस्कार किस प्रकार से इंडियन कल्चरल वैल्यूज से रिलेटेड है, किस प्रकार से वो इंडियन कल्चरल वैल्यूज किससे, सोशलाइजेशन से और प्योरिफिकेशन ऑफ अ पर्सन से रिलेटेड है, इस प्रकार से देख लीजिएगा। जैसे मैं एक सवाल आपको पढ़ करके बताऊँ कि द 16 संस्कार्स कनेक्ट अ पर्सन विद द मटेरियल वर्ल्ड एंड द आश्रम सिस्टम इज अ मीन्स ऑफ शोल्डरिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी। दोनों चीज़ें आपके साथ में जोड़ करके पूछी गई हैं कि 16 संस्कार व्यक्ति को लौकिक दुनिया से जोड़ते हैं और आश्रम व्यवस्था उत्तरदायित्व वहन करने का साधन है। आश्रम व्यवस्था आप सभी समझते होंगे कि एक समय तक वानप्रस्थ है, एक समय तक गृहस्थ है, एक समय के बाद संन्यास आश्रम है। तो वो आपकी उम्र के अनुसार आपको एक कर्तव्य बोध करवाते हैं कि अब इतनी उम्र हो गई, अब आपको ये काम करना है। तो उसी प्रकार का ये सवाल है कि जो संस्कार है वो व्यक्ति को मटेरियल वर्ल्ड से जोड़ते हैं और जो आश्रम है उसका मतलब है कि शोल्डरिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो उत्तरदायित्व तो आपको दिया जा रहा है वो वहन करने का एक साधन है। तो इस प्रकार से आप देख लीजिएगा, संस्कार वाला जो लाइन है उसको कायदे से पढ़ के आइएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ें तो जो वर्ण व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था से आप कायदे से रूबरू होकर के आइए। वर्ण व्यवस्था का मतलब क्या है, वर्ण व्यवस्था का पुराना सिद्धांत क्या है। मैं वर्ण व्यवस्था पर आधारित आपको एक सवाल बताता हूँ। सवाल है कि इन एंशिएंट इंडियन सोसाइटी कास्ट वाज प्रिविलेज अंडर द थ्योरी ऑफ रिवॉर्ड्स, लाभ का सिद्धांत, व्हाइल वर्ना वाज अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन, एक्सप्लेन। क्या सवाल है कि प्राचीन भारतीय समाज में जाति का प्रचलन लाभ के सिद्धांत के अंतर्गत हुआ, जबकि वर्ण और जाति, हम सभी लोग जब बातचीत करते हैं तो वर्ण व्यवस्था को कभी कभी जाति व्यवस्था बोल देते हैं, लेकिन वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था दोनों बिल्कुल अलग चीज है। इसीलिए आपसे जो सवाल पूछा गया है कि प्राचीन भारतीय समाज में जाति का प्रचलन लाभ के सिद्धांत या थ्योरी ऑफ रिवॉर्ड्स के अंतर्गत हुआ, जबकि वर्ण व्यक्ति की रुचि के अनुरूप था। समझाइए इसको, कैसे आपको समझाना था। फिर मैं आगे बढ़ूं तो सवाल जो है ज्वाइंट फैमिली वाला, ज्वाइंट फैमिली की जो मैं बात कर रहा हूँ कि ज्वाइंट फैमिली का किस प्रकार से इसकी मेरिट्स क्या हैं, इसके डिक्लाइन के कारण क्या हैं, क्यों लोग अब ज्वाइंट फैमिली में रहना नहीं चाह रहे हैं या रह नहीं पा रहे हैं, क्या उसके कारण है। तो ज्वाइंट फैमिली के बोले कि मेरिट्स को डिमेरिट्स को कायदे से पढ़ करके आइएगा। मैं इसका एक सवाल आपको पुराना बता रहा हूँ। सवाल आया था कि ज्वाइंट फैमिली इन इंडिया वॉज इन लाइन विद इंडियन वैल्यूज बट इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज डिसॉल्व्ड दिस स्मॉल सोसाइटी डिस्कस। भारत में संयुक्त परिवार भारतीय मूल्यों के अनुरूप था, परंतु औद्योगिकरण ने इस छोटे से समाज को भंग कर दिया। अब आपसे औद्योगिकरण के अलावा कोई और भी कारण पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा कारण है जो ये जो स्मॉल सोसाइटी है इसको डिसॉल्व करके रखा उसने, किस कारण से जो ज्वाइंट फैमिली का डिक्लाइन हो गया, कौन से ऐसे कारण थे जो ज्वाइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली की ओर जाने के लिए प्रेरित करते हैं या मजबूर करते हैं, इस प्रकार से। फिर हम आगे बढ़ें तो जो नेशनल बिल्डिंग वाली बात है, नेशनल बिल्डिंग का क्या मतलब है, नेशनल बिल्डिंग से आप क्या समझते हैं, आपकी क्या भूमिका है एक सजग नागरिक के तौर पर नेशनल बिल्डिंग की। समाज में चूंकि आप रहते हैं तो क्या आपका दायित्व है, क्या जिम्मेदारी है, और उसी के साथ साथ ही आपको ये भी देखना है कि महिलाओं की विशेष क्या भूमिका है। मैं एक सवाल आपको बताता हूँ कि वीमेन्स पार्टिसिपेशन इन नेशन बिल्डिंग इज लाइक लाइफ गिविंग एयर। राष्ट्र निर्माण में महिलाओं की भागीदारी जीवनदायी प्राणवायु की तरह है। इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट रिव्यू द स्कीम्स ऑफ वीमेन एम्पावरमेंट। इस कथन के प्रकाश में महिला सशक्तिकरण की योजनाओं की समीक्षा कीजिए। पिछली बार आपसे पूछा गया था कि ओबीसी क्लासेस के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या क्या स्कीम्स लॉन्च की हैं, उनके फायदे के लिए, उनकी बेहतरी के लिए। यहाँ पर सवाल आपसे महिलाओं के विकास के लिए सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों की है।
तो जो भी स्कीम्स आप अधिक से अधिक पढ़ करके आ सकें कि ओबीसी क्लासेस के लिए क्या है। ओबीसी खैर पिछली बार पूछा जा चुका है तो बहुत कम संभावना है पूछे जाने की, लेकिन शेड्यूल कास्ट के लिए, ट्राइब्स के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए और महिलाओं के लिए कम से कम 4-4, 5-5 स्कीम्स आप थोड़ा दिमाग में रखिएगा, कहीं ना कहीं लिखने के लिए आपको काम आ जाएगा। उसमें कुछ ऐसा नहीं कि आप उसको खाली लेकर के आओगे, लेकर के चले जाओगे। फिर हम आगे बढ़ें तो ये जो कास्ट वाली बात है, कास्ट में जो प्रॉब्लम्स वाली बात है, जहाँ पे कहें कि वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी इन इंडिया में जो कास्ट की दूसरी वाली बात है कि कास्ट का मतलब क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मेरिट डिमेरिट क्या है, कास्ट और क्लास इन इंडिया। तो सबसे पहले तो आप ये जान के रखिएगा कि कास्ट में और क्लास में अंतर है। बहुत बार कास्ट को और हम लोग कह देते हैं कि जाति के आधार पर आरक्षण मिलता है, वर्ग के आधार पर मिलता है। तो कास्ट में और क्लास में क्या अंतर है, जाति और वर्ग में क्या अंतर है। एक सवाल मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ कि कास्ट स्पैरिंग इन इंडिया विल कम मोर फ्रॉम अवेयरनेस एंड एजुकेशन इन द जनरल पब्लिक रिव्यू। भारत में जातिगत विरलता जन सामान्य में जागरूकता और शिक्षा से आएगी। मीन्स जागरूकता बढ़ेगी, शिक्षा बढ़ेगी, तो जो जातिगत विरलता है, जो कास्ट स्पैरिंग है, वो ठीक होगा। इसकी समीक्षा आपको करनी थी। तो कास्ट सिस्टम को लेकर के जो समस्याएं हैं और उनको लेकर के क्या मन में है वो आपको लिखना है। उसके बाद हम आगे बढ़ें तो ये जो लाइन है मॉडर्नाइजेशन वाली, प्रोसेस ऑफ वेस्टर्नाइजेशन वाली, मॉडर्नाइजेशन वाली, ग्लोबलाइजेशन वाली, इसमें से आपको थोड़ा तैयार होकर के आना है कि पाश्चात्यकरण का क्या मतलब है, आधुनिकीकरण का क्या मतलब है। जब लोग कुछ जंक फूड खाना हो या कुछ विशेष प्रकार के कपड़े हों या विशेष प्रकार का म्यूजिक हो या विशेष प्रकार के कुछ शोज हों, तो उस पर हम लोग कहते हैं कि ना ये बहुत पाश्चात्यकरण से प्रभावित है या ये पश्चिम की हवा है, ये वेस्टर्नाइजेशन है। तो वेस्टर्नाइजेशन का प्रॉपर मतलब होता क्या है पश्चिम, कहाँ का पश्चिम, भारत का पश्चिम या ग्लोब का पश्चिम। जैसे एक सवाल है कि इन इंडिया वेस्टर्नाइजेशन इटसेल्फ इज कंसीडर्ड एज मॉडर्नाइजेशन। भारतवर्ष में पश्चिमीकरण को ही आधुनिकीकरण समझ लिया जाता है। तो एक तो आधुनिकीकरण हमारा खुद का है, एक तो आधुनिकीकरण यह है कि कोई छोटा छोटा शहर आधुनिक होकर के वो लखनऊ के बराबर या वो नोएडा के बराबर हो रहा है। और क्या उसी चीज़ को वेस्टर्नाइजेशन भी समझा जाना चाहिए? तो हम क्या करते हैं, हम गलती करते हैं वेस्टर्नाइजेशन को मॉडर्नाइजेशन समझने की। तो वही सवाल पूछा गया है कि इन इंडिया वेस्टर्नाइजेशन इटसेल्फ इज कंसीडर्ड एज मॉडर्नाइजेशन establishing the difference between the two determine the directions and areas of modernization in India। तो दोनों में क्या अंतर है, क्या विशेष अंतर है, उसको आप कायदे से देख करके आइएगा। और जो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन है, इसको लेकर के पिछली बार आपसे सवाल पूछा भी गया है, तो थोड़ा सा ये भी देख लीजिएगा कि क्या मतलब होता है औद्योगिकरण का, क्योंकि हम लोग उसको ज्वाइंट फैमिली की जो व्यवस्था है उसके डिजॉल्व होने के जगह पर उसको थोड़ा सा देख करके आ रहे हैं। तो इस प्रकार से पढ़िएगा और प्रयास ये करिएगा कि जो सवाल आपसे पूछा गया है, सवाल की हेडिंग क्या है, उसको कायदे से देखिएगा। जैसे मैं एक सवाल पढ़ करके आपको बताऊँ, इसमें लिखा हुआ है कि ब्रिटिश इंडिया हैज़ बीन अ विटनेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एज वेल एज टू मॉडर्निटी। ब्रिटिश भारत औद्योगिकरण का साक्षी रहा है, तो आधुनिकता का भी चर्चा कीजिए। अब यहाँ पर ध्यान से आप अगर देखेंगे तो ये ब्रिटिश इंडिया के बारे में सवाल पूछा जा रहा है, लेकिन अभी आप उसमें वर्तमान भारत की बातें लिखने लग जाइए, उसमें वर्तमान भारत के इंडस्ट्रियलाइजेशन को, मॉडर्निटी को लिखने लग जाइए, थोड़ा सा वो कहें कि जो सवाल आपसे पूछा गया है, वही मैं कह रहा हूँ कि आपसे टॉपिक्स वही रह जाते हैं। टॉपिक आपके वही पोस्ट वैदिक सोसाइटी का मतलब कल्चरल ऑर्डर्स में आश्रम, वर्ण व्यवस्था से संस्कार है, तो टॉपिक तो आपके वही रह जाते हैं, लेकिन आपसे जो पूछने का तरीका है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो उसको ध्यान में अगर आप रखेंगे कि जो सवाल आपसे पूछा जा रहा है, आप थोड़ा सा टू द पॉइंट प्रयास करिए कि वहाँ से आप सीधा जवाब दीजिए, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको आपके इस पेपर के लिए। मुझे लगता है एक पेपर आपका कॉन्ट्रैक्ट 2 का बच रहा होगा, उसके वीडियो को लेकर के हम जल्दी उपस्थित हो जाएंगे। तब तक प्रयास ये करिए कि ये वाला पेपर निपटाइए और थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट को रिकॉल करिएगा। धन्यवाद, प्रणाम, नमस्ते।